Hello students, welcome to this session number 12 of this chapter number 2, sexual reproduction within the flowering plants. पिछले दो लेक्चर से पॉइंट हमारा चल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें पहला पॉइंट हमने देखा था एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब तीसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सीड। Now we know that कोई भी एंजियोस्पर्म का फाइनल प्रोडक्ट कौन होता है? सीड। सो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सीड को दूसरी लैंग्वेज में अगर साइंटिफिक वर्ड में नाम देना हो तो सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और ये सीड्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? सो सीड आर फॉर्म्स इनसाइड द फ्रूट्स। अब कोई भी सीड के पास कौन कौन से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे? नंबर 1 इज दी सीड के बाहर के कॉट्स, नंबर 2 इज दी कोटिलीडन अगर मोनोकोट है तो, कोटिलीडन्स डाइकोट है तो, और थर्ड वन इज दी एम्ब्रियो का एक्सेस। सो फर्स्ट वन कोटिलीडन है क्या? सो कोटिलीडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक होंगे एंड स्वॉलन होंगे। तो ये थिक और स्वॉलन के पीछे रीज़न क्या है? तो कोटिलीडन के अंदर फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर किया होता है, जैसे कि लेग्यूम्स में होता है। जैसे कि लेग्यूम्स मतलब आप एग्जांपल्स ले सकते हो, कोई भी पल्सेस ले लो, जैसे कि बीन। सो कोटिलीडन सिंपल स्ट्रक्चर है, थिक और स्वॉलन होंगे, बिकॉज वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, रिजर्व करते हैं। अब आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं, दोनों के अंदर आप देख सकते हो ये है कोटिलीडन, दिस वन इज द कोटिलीडन। ये मोनोकोट का है, दिस वन इज द डाइकोट, और ये डायग्राम है मोनोकोट का। तो ये दोनों डायग्राम के अंदर आप लोगों को कोटिलीडन दिख रहा है। सेम टू सेम डायग्राम इसके अंदर भी आप लोगों को ये दिख रहा है कोटिलीडन, और यहाँ पे स्कूटेलम इज द कोटिलीडन। नाउ कोई भी सीड्स ले लो, तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमारी बात हुई है कि मैच्योर सीड या तो नॉन अल्ब्यूमिनस होते हैं या तो अल्ब्यूमिनस। अब पहले नॉन अल्ब्यूमिनस सीड क्या है? तो नॉन अल्ब्यूमिनस सीड हैव नो एनी रेसिडुअल एंडोस्पर्म बिकॉज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो नॉन अल्ब्यूमिनस सीड मतलब ऐसे नंबर ऑफ सीड्स जिनका एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे सीड्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम दिया जाता है नॉन अल्ब्यूमिनस सीड, या तो उसे डाइकोट सीड बोल सकते हो, या तो उसे बोलोगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल आपको पहले से ही पता है, पी एंड ग्राउंडनट्स। तो ये हुआ नॉन अल्ब्यूमिनस। अल्ब्यूमिनस सीड which remain a part of endosperm because it is not completely used up during embryo development। तो वो कब यूज होता है? तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, दे आर यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो उसके सीड के अंदर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद भी अगर भरा है, तो सीड इज कंसिडर्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड, या तो वो सीड को बोला जाता है मोनोकोट सीड, और वी कैन से दैट अल्ब्यूमिनस सीड। एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं विट, मेज, बार्ली एंड कास्टर। ये दो सीड्स तो है ही, बट occasionally sometimes in some seeds like black pepper and beet, remnants remaining of nucellus are also present।
लिसन, न्यूसेलस तो जनरली फर्टिलाइजेशन होने के बाद कभी कोई भी प्लांट के अंदर रहता ही नहीं है, बट ओकेजनली ब्लैक पेपर और बीट जैसे सीड्स के अंदर न्यूसेलस का प्रेजेंस होता है। सो ये परसिस्टेंस न्यूसेलस, जो न्यूसेलस प्रेजेंट है, साइंटिफिकली दे आर कंसिडर एज अ पेरिस्पर्म। नाउ कोई भी ओव्यूल्स के इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का मतलब है कवरिंग लेयर। जैसे आपको मैंने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया था तो दो इंटेग्यूमेंट बताए थे, एक तो थे आउटर इंटेग्यूमेंट एंड नंबर 2 इज द इनर इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर एज अ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। तो इंटेग्यूमेंट ही किस में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं? सीड के कोट्स में। नाउ माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। सीड कोट पूरी साइड से कवर होता है, पर माइक्रोपाइल के पास एक छोटा सा पोर होता है, क्योंकि वो पोर के थ्रू सीड का सब जर्मिनेशन होना है। तो वहाँ से क्या एंटर होगा? वाटर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, या तो एयर। सो दिस पोर फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। कि सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे ऑक्सीजन और वाटर की जो एंट्री है वो माइक्रोपाइल के थ्रू ही होगा। अब जैसे ही आपको पता है सीड मैच्योर हो जाता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, सीड के अंदर का वाटर कंटेंट कम हो जाता है एंड सीड बिकम अ ड्राई। कितना? तो कभी 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। तो वो सीड के अंदर मॉइस्चर का अगर मास ले लो तो खाली 10 to 15% ही होता है, क्योंकि इट बिकम रिलेटिवली ड्राई। वाटर जो भी है वो क्या हो गया है? उसका इवापोरेट हो गया। इवन इस टाइम पे सीड की जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो भी एकदम डाउन हो जाती है। तो सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन होना, वाटर का कंटेंट रिड्यूस होना, तो ये सब क्या डिस्क्राइब करता है? सो एम्ब्रियो में एंटर इनटू द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, एंड स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को बोला जाता है डॉर्मेंसी, और वी कैन से दैट रेस्टिंग पीरियड। तो या तो एम्ब्रियो डॉर्मेंसी पीरियड में जाता है, पर अगर एम्ब्रियो को फिर से फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर मीन्स सफिशिएंट मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, देन दे आर अंडरगोज दी जर्मिनेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो नया प्लांट बनाने के लिए फिर से वो जर्मिनेट होगा। नाउ पहले ही मैंने आपको बताया कि भाई ओव्यूल का कन्वर्जन होता है सीड में, तो ओवरी का कन्वर्जन आपको पता है किसके अंदर होगा? फ्रूट्स में। तो ओव्यूल में से सीड्स बनना एंड ओवरी में से फ्रूट बनना, ये दोनों के दोनों प्रोसेस एक दूसरे से साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। साइमल्टेनियसली का एक सिंपल मतलब अगर आपको मैं बताऊं, सो वी कैन से दैट एट अ टाइम ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते जाएंगे और ओवरी फ्रूट्स के अंदर। नाउ लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि भाई वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, और फ्रूट की वॉल को क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। नाउ फ्रूट्स 11th में भी आप लोगों ने देखे थे कि फ्रूट्स आर ऑफ मे बी फ्लैशी और मे बी ड्राई। अब गुआवा, ऑरेंज, मैंगो के अंदर उसका जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी होगा, और मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स के अंदर अगर ले लो तो उसका जो पेरिकार्प है वो ड्राई होगा। इसकी वजह से उसको फ्लैशी फ्रूट बोला जाता है या तो ड्राई फ्रूट के नाम से जाना जाता है। नाउ हर एक सीड्स का काम क्या है? तो सीड्स कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है, पर वो सीड्स
बाय एनी हाउ सोइल के अंदर जा कर के नया प्लांट जनरेट करने वाला है। सो वो प्लांट जनरेट कब करेगा? जब फ्रूट में से सीड का डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल का मतलब है उसका स्प्रेडिंग। तो फ्रूट में से हर एक सीड का स्प्रेडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स होते हैं। तो आपको डायग्राम के अंदर मैंने 6 मैकेनिज्म दिखाए हुए हैं। वर्नोनिया नाम के प्लांट के अंदर पेपस जैसा स्ट्रक्चर, तो ये जो हैरी स्ट्रक्चर्स है उसका नाम है पेपस, जिसमें से सीड्स रिलीज होंगे। नंबर 2, कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट में कोमा जैसा स्ट्रक्चर्स बना करके सीड रिलीज होंगे। नंबर 3, जेंथियम नाम का प्लांट जिसमें स्टिफ हेयर, ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स है उसमें से सीड्स रिलीज होंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, मार्टेनिया नाम के प्लांट में हुक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हुक जैसे स्ट्रक्चर्स में से सीड रिलीज होंगे। नंबर 5, कॉटन में हैरी आउटग्रोथ, तो ये जो हैरी आउटग्रोथ आपको दिख रहा है उसमें से सीड रिलीज होंगे। एंड नंबर 6, और रोएलिया के अंदर मैकेनिज्म डिस्पोजल, जैक्यूलेटर का मतलब है इजेक्ट करना, रिमूव करना। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स फ्रॉम फ्रूट। नाउ आप लोगों को पता है कि भाई इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, समझ लो ओवरी में से क्या बन गया? फ्रूट। तो ओवरी में से फ्रूट बनने के बाद बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स ले लो, कोरोला ले लो, एंड्रोशियम ले लो, वो सब फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पर फ्यू स्पीसीज जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, केश्यू, थैलेमस जो उनका होता है आर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। और आपको पता है ओवरी के साथ साथ अगर कोई दूसरा पार्ट फ्रूट बनाने के लिए काम में आता है तो वैसे फ्रूट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? फॉल्स फ्रूट। जैसे आपको 2 एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि भाई ये एप्पल का एग्जांपल है एंड ये स्ट्रॉबेरी। तो ये स्ट्रॉबेरी और एप्पल के अंदर कहीं ना कहीं थैलेमस जो है, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी फ्रूट बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स फ्रूट। बट जनरली आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। तो अगर ऐसा कोई फ्रूट है जो खाली ओवरी से ही बना है तो वो फ्रूट को नाम क्या दिया जाता है साइंटिफिकली? ट्रू फ्रूट। नाउ थोड़ी बहुत स्पीसीज के अंदर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाता है। लिसन, हाँ, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज की अगर बात करो, फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली। बट थोड़ी सी एक्सेप्शनल स्पीसीज की बात करो इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है then this type of fruit is known as a पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का एक एग्जांपल दिया हुआ है बनाना। सो बनाना के अंदर पार्थेनोकार्पिक कैसे होता है, फ्रूट बनता कैसे है बिना सीड्स के? सो दिस अकर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट। बनाना जनरली आप लोग देखो तो उसके अंदर आपको कोई भी सीड्स नहीं दिखने वाले। अब सीड्स के एडवांटेजेस क्या है टू दी एंजियोस्पर्म, कि भाई एंजियोस्पर्म नाम के प्लांट को अगर सीड्स हो तो उससे क्या क्या एडवांटेज है? एडवांटेज नंबर 1, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच इज द पोलिनेशन, fertilization are independent of water because seed formation is the more dependent.
अब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो सीड फॉर्मेशन इज द मोर डिपेंडेबल. नंबर 2, also seeds have a better adaptive strategies for dispersal to new habitats and helps this species to colonize in other areas. colonize मतलब ग्रो करना. अब आपके पास 5 एरिया हो, 4 एरिया के अंदर कोई एक प्लांट ग्रो हो रहा है, 5वें एरिया के अंदर भी अगर आपको प्लांट ग्रो करने हैं देन सिंपली आप सीड्स को वो एरिया के अंदर डाल दो. तो उसके पास एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू वो हर एक एरिया के अंदर प्लांट का ग्रोथ या तो कोलोनाइजेशन कर सकता है. नंबर 3, हर एक सीड्स के पास सफिशिएंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है. सो उसमें से यंग सीडलिंग या तो यंग स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आर नरिश्ड कब तक? until they are capable of photosynthesis on their own. कि जब तक यंग सीडलिंग खुद का फूड फोटोसिंथेसिस से नहीं बना लेता तब तक सीड के पास जो फूड रिजर्व मटेरियल होता है उसी से उसको क्या मिलता रहता है? नरिशमेंट. एंड नंबर 4, हर एक सीड्स के पास हार्ड सीड कोट होते हैं विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. कि सीड का प्रोटेक्शन या तो एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करना हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीड के सीड कोट की. एंड वी नो दैट सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से दे जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस and this genetic combinations leads to the variation or difference. Now हमारी इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री पर हमारे एग्रीकल्चर का टोटल डिपेंडेंस कौन है? सीड्स. तो सीड्स का प्रॉपर टाइम पे डिहाइड्रेशन भी होना चाहिए. डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर. सो सीड का डिहाइड्रेशन या तो डॉर्मेंसी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज अ आइदर फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू राइज अ क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन. अगर आप लोग सोचो कि हम लोग तो क्या करते हैं, घर पे पल्सेस सालों के एक ही साथ भर लेते हैं. अब वो पल्सेस के अंदर अगर वाटर का थोड़ा भी कंटेंट होगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा. या तो आज हमने कोई क्रॉप चलो एग्रीकल्चरल एरिया में ग्रो किया है, अब नेक्स्ट ईयर में अगर हमें ग्रो करना हो तो कंपलसरी तब तक हमें सीड को स्टोर करके रखना पड़ेगा. तो सीड का डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाएगी. अब थोड़ी बहुत स्पीसीज के अंदर देखो तो सीड्स आर लॉस देयर वायबिलिटी विद इन द फ्यू मंथ. पर ऐसे भी नंबर ऑफ सीड्स होते हैं. सो सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स. हाँ, थोड़े बहुत ही ऐसे हैं जो अपनी वायबिलिटी थोड़े से महीने में ही लॉस कर देते हैं. बट मेजोरिटी नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ एबिलिटी to maintain their viability for many years. So थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करने हैं जैसे कि some seeds can remain live for 100 of years. There are several records of very old at viable seed. बहुत ही पुराने हैं पर वायबल है कि जैसे ही आप उसको सोइल के अंदर डालो इमीडिएटली उनका क्या होने लगेगा? जर्मिनेशन. तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ओल्डेस्ट सीड, सबसे पुराने सीड का नाम है ल्यूपिन. साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्कटिकस. सो ये ल्यूपिनस आर्कटिकस आर एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा. एक्सकेवेटेड का मतलब है आइसोलेट. कहाँ से आइसोलेट किया गया था उसको?
आर्कटिक टुंड्रा मतलब ऐसा रीजन कोल्ड ट्रीलेस एरिया, और वी कैन से दैट स्वैम्पी एरिया, मडी एरिया। वहाँ से ये सीड को एक्सकेवेट किया गया था। Even this seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. Resting 10,000 सालों तक वो सीड डॉर्मेंसी पीरियड में रहा, रेस्टिंग स्टेज में रहा। फिर भी जब उसको सोइल के अंदर डाला गया, इमीडिएटली क्या हो गया उसका जर्मिनेशन। एक दूसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 years old viable seed is of the date palm, खजूर। साइंटिफिक नेम है उसका फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। सो ये फोनिक्स डैक्टिलिफेरा डेट पाम 2000 साल पुराना वायबल सीड डिस्कवर्ड किया गया था ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। कि भाई आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए जब डिगिंग किया गया था, कहाँ पे, एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर दी डेड सी। डेड सी एक रीजन जहाँ पे किंग हेरोड का प्लेस, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के टाइम पे 2000 साल पुराना वायबल सीड डेड पाम या तो फोनिक्स डैक्टिलिफेरा का मिला था। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द सीड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।